दोस्तों, द नॉलेज पूल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे लेखक जोसेफ नुयन की अद्भुत किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक का हिंदी अनुवाद, जिसमें प्रेरणा या इच्छा शक्ति पर निर्भर हुए बिना चिंता, आत्मसंदेह और आत्मविनाश पर विजय पाने का तरीका जाने। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक मनोवैज्ञानिक पीड़ा के मूल को उजागर करती है और उस जीवन को सहजता से आकार देने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। नकारात्मकता से विमुख होना सीखें, प्रेम और आनंद को अपनाएं, नकारात्मक विचारों के चक्रों से बचें और आंतरिक ज्ञान का उपयोग करें। संदेश स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति शांति, प्रेम और पूर्णता प्राप्त कर सकता है, चाहे उसका इतिहास कुछ भी हो। यह आपके मस्तिष्क को पुनर्व्यवस्थित करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्थायी परिवर्तन के लिए आपकी चेतना का विस्तार करने के बारे में है। इस पुस्तक के माध्यम से भावनात्मक पीड़ा के मूल में उतरें और उस जीवन को सहजता से संवारने के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करें जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं। अगर आपको ऐसी ही किताबों को सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। अध्याय 1। पहले अध्याय में लेखक हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य से परिचित कराते हैं। विचार वो नहीं हैं जो हम उन्हें समझते आए हैं। हम जन्म लेते ही अपने विचारों को वास्तविकता का सही प्रतिबिंब मानने लगते हैं, लेकिन अध्याय बताता है कि मन द्वारा उत्पन्न हर सोच एक माया है, एक ऐसा भ्रम जिसे हम अनजाने में सच मान लेते हैं। ये भ्रम इतना सूक्ष्म और गहरा है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी भावनाएं, निर्णय और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण इन विचारों के रंग में रंगा हुआ है। लेखक दिखाते हैं कि विचार सिर्फ मानसिक गतिविधि हैं, आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, परंतु जब हम किसी विचार को पकड़कर उससे चिपक जाते हैं तब वही विचार एक पूरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर देता है। उदाहरण के तौर पर, मैं पर्याप्त नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, भविष्य में कुछ गलत होगा, ये केवल शब्दों के रूप में पैदा हुए विचार होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सत्य मान लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन इन मान्यताओं के आधार पर ढलने लगता है। लेखक बताते हैं कि यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति को बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वे परिस्थिति नहीं बल्कि उसके बारे में अपने विचारों का अनुभव कर रहे होते हैं। अध्याय यह भी समझाता है कि विचारों के पीछे अपने आप भागना हमारी प्राकृतिक स्थिति नहीं है। ये आदत हमारे मन ने समय के साथ विकसित की है। जब हम विचारों को महत्व देना बंद कर देते हैं तब मन स्वयं शांत होने लगता है, जैसे हलचल मिटते ही पानी खुद साफ हो जाता है। लेखक कहते हैं कि शांति पाने का रहस्य विचारों को रोकने में नहीं बल्कि उन्हें उनकी वास्तविक प्रकृति के साथ देखने में है, क्षणभंगुर, अस्थायी और हमेशा परिवर्तनशील। यह अध्याय पाठक को इस अद्भुत जागरूकता की ओर ले जाता है कि हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं है। अध्याय 2। इस अध्याय में लेखक यह मूलभूत और गहरी बात स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य वास्तव में परिस्थितियों से नहीं दुखी, वह उन परिस्थितियों के बारे में उत्पन्न होने वाले विचारों से दुखी है। बाहरी घटना हमेशा तटस्थ होती है, उसका अर्थ और उसकी तीव्रता हमारा मन ही तय करता है। उदाहरण के रूप में, बारिश एक सीधी साधी घटना है, लेकिन कोई उसे असुविधा मान सकता है, कोई रोमांच और कोई उदासी का कारण। इस फर्क का स्रोत बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारी मानसिक व्याख्या है। लेखक बताते हैं कि यही मानसिक व्याख्या ही हमारी पीड़ा, तनाव और भ्रम का मूल बनती है। अध्याय ये भी समझाता है कि जब कोई घटना हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती तब हमारे भीतर प्रतिरोध जन्म लेता है। यही प्रतिरोध ही पीड़ा की जड़ है। हम जीवन को वैसा होने से रोकना चाहते हैं जैसा वो है और इसी संघर्ष से तनाव पैदा होता है। लेखक यह जोर देते हैं कि हम अपनी भावनाओं के कारण दुखी नहीं होते, हम उन भावनाओं के बारे में जो सोचते हैं उसके कारण दुखी होते हैं। यदि हम किसी भावना को बिना निर्णय के आने जाने दें तो वे जल्दी शांत हो जाती है, लेकिन यदि हम उसके बारे में कहानियां बनाना शुरू कर दें, ये क्यों हो रहा है, क्या मैं ठीक नहीं हूं, ये भावना खतरनाक है, तो पीड़ा बढ़ती जाती है। अध्याय दिखाता है कि भावनाएं हमेशा अस्थायी होती हैं, जबकि विचार उन्हें भारी और ठोस बना देते हैं। मन अक्सर भविष्य के डर या अतीत की यादों से कहानियां बना लेता है और हम उन कहानियों को ही वास्तविक मान बैठते हैं। लेखक बताते हैं कि शांति का रहस्य यही समझने में है कि अनुभव वास्तविक है, पर उसके बारे में हमारी सोच आवश्यक नहीं कि वास्तविक हो।
ये अध्याय पाठक को यह एहसास दिलाता है कि पीड़ा हमारी सोच द्वारा बनाई हुई है, और यदि सोच का भ्रम टूट जाए तो पीड़ा स्वयं घुलने लगती है। अध्याय 3। इस अध्याय में लेखक उस जाल की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं जिसमें अधिकांश लोग बिना जाने फंसे रहते हैं, अत्यधिक सोचना यानी ओवर थिंकिंग। लेखक बताते हैं कि मन का स्वभाव लगातार विचार उत्पन्न करना है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम मान लेते हैं कि हर सवाल का उत्तर केवल लगातार सोचते रहने से ही मिलेगा। यही वह जाल है जिसमें हम उलझ जाते हैं। मन जितना अधिक सोचता है उतना ही थकता है और उतनी ही कम स्पष्टता बचती है। लेखक कहते हैं कि सोच अक्सर समस्या को हल करने के बजाय उसे और जटिल बना देती है। अध्याय ये समझाता है कि लगातार सोचते रहना बुद्धिमानी का संकेत नहीं है, यह सिर्फ मानसिक असुरक्षा का परिणाम है। जब हम किसी परिणाम को लेकर डरते हैं या अपने नियंत्रण को खोने से घबराते हैं, तब हम मन को विचारों की मशीन बनाए रखते हैं। लेखक बताते हैं कि अधिक सोचने से मन पुराने पैटर्न और डर के आधार पर ही विकल्प प्रस्तुत करता है। इसमें न नवीनता होती है न समाधान। यही कारण है कि बहुत सोचने के बाद भी हम अक्सर वहीं खड़े रहते हैं जहां से शुरू किया था, कंफ्यूज, तनावग्रस्त और थके हुए। अध्याय का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सोच को रोकना नहीं है, बल्कि उसके पीछे भागने की आदत छोड़नी है। जब हम इस जाल से बाहर आते हैं तो जीवन बहुत हल्का, स्पष्ट और शांत महसूस होने लगता है। अध्याय 4। इस अध्याय में लेखक मानवीय मन की उस परत को खोलते हैं जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते, लेकिन जो हमारे अधिकांश व्यवहारों, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को नियंत्रित करती है। अहम, ईगो। लेखक बताते हैं कि अहम कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये विचारों के निरंतर संग्रह से बनी एक मानसिक पहचान है जिसे हम मैं समझने लगते हैं। ये मैं असल में हमारी सोच, यादों, डर, उपलब्धियों, असफलताओं और मान्यताओं का मिश्रण होता है। धीरे धीरे मन इन्हें स्थायी मान लेता है और कहने लगता है, मैं ऐसा हूं, मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी रहती है, लोग मुझे ऐसे देखते हैं। पर वास्तव में ये सब भीतर पैदा हुए विचारों का निर्माण है, न कि हमारा वास्तविक स्वरूप। अध्याय ये समझाता है कि अहम को अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए नकारात्मक विचारों, तुलना, अपेक्षाओं और असुरक्षाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए मन बार बार ऐसे विचार उत्पन्न करता है जो हमें अलग महसूस कराएं, कभी श्रेष्ठ, कभी निम्न, पर हमेशा अलग। ये अलगाव ही संघर्ष का मूल बनता है। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी विचार को पकड़कर उससे अपनी पहचान जोड़ देते हैं, जैसे कि मैं गुस्सैल हूं या मैं कमजोर हूं, तो हम अपनी ही संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। ये पहचान हमारी आंतरिक स्वतंत्रता को कम करती है और हमें एक कंफर्ट जोन में बांध देती है। अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये दर्शाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप अहम से कहीं बड़ा और शांत है। जब हम पहचानते हैं कि विचारों से बनी पहचान अस्थायी है, तो हम खुद को उन मानसिक कहानियों से अलग देखने लगते हैं। इस अलगाव से एक अद्भुत सहजता और शांति पैदा होती है, क्योंकि अब हम खुद को सीमित मान्यताओं के ढांचे में नहीं बांध रहे होते। इस अध्याय का सार यही है कि सच्ची मुक्ति तब आती है जब हम समझते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो चेतना है जो विचारों को देख रही है। यही समझ अहम को कमजोर करती है और भीतर की मौलिक शांति को प्रकट होने देती है। अध्याय 5। इस अध्याय में लेखक वास्तविकता की प्रकृति को एक बेहद सरल लेकिन गहरी दृष्टि से समझाते हैं। वे बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी दुनिया अपने विचारों के माध्यम से देखता है, इसलिए दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी दो बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं। लेखक इस सत्य को उजागर करते हैं कि वास्तविकता कोई स्थिर बाहरी वस्तु नहीं है, वो हमारी मानसिक व्याख्या से लगातार बदलती रहती है। हमारा मन जैसे जैसे विचारों, भावनाओं और यादों के प्रभाव में आता है, वैसे वैसे वास्तविकता का अनुभव भी नया रूप ले लेता है। अध्याय ये समझाता है कि हम कभी भी वास्तविकता को सीधे नहीं देखते, हम केवल अपनी व्याख्याओं, धारणाओं और मान्यताओं को देखते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति भीड़ को अवसर मान सकता है, जबकि दूसरा उसी भीड़ को खतरा। यहां घटना नहीं बदली, विचार बदले हैं। लेखक कहते हैं कि मन अक्सर बाहरी संसार को दोष देता है, जबकि असल खेल भीतर के विचारों का होता है। यदि विचार शांत, खुले और संतुलित हों, तो दुनिया भी अधिक स्पष्ट और सरल दिखाई देती है। अध्याय ये भी दर्शाता है कि वास्तविकता का अनुभव अभी में होता है और ये वर्तमान क्षण हमेशा शुद्ध, सरल और निर्विकार होता है।
पीड़ा तब उत्पन्न होती है जब मन अतीत की कहानियां या भविष्य की कल्पनाएं जोड़ देता है। लेखक बताते हैं कि जब हम वर्तमान में लौटते हैं बिना विचारों के हस्तक्षेप के, तो दुनिया एक नए शांत और जीवंत रूप में दिखाई देती है। अध्याय का अंतिम संदेश ये है कि वास्तविकता बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति से गढ़ी जाती है। यदि मन के भ्रम, डर, धारणाएं, अपेक्षाएं धुंध की तरह हट जाएं, तो जीवन अपने वास्तविक रूप में सरल और शांत दिखाई देने लगता है। इस समझ से व्यक्ति धीरे धीरे जीवन के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ बहने लगता है। अध्याय 6। इस अध्याय में लेखक उस मौलिक सत्य की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं जिसे समझ लेने पर मनुष्य का पूरा जीवन बदल सकता है, कि हमारा वास्तविक स्वरूप वो नहीं है जिसे हम अपने विचारों, भावनाओं या अनुभवों के आधार पर समझते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा सच्चा स्व यानी ट्रू सेल्फ विचारों से परे, भावनाओं से परे, यहां तक कि पहचान से भी परे है। ये वो शांत, जागरूक और अविचल चेतना है जो हर विचार, हर भावना और हर अनुभव का साक्षी है। अध्याय में यह समझाया गया है कि हम अक्सर खुद को अपनी आदतों, कमजोरियों, डर, गुस्से या दुखों के माध्यम से परिभाषित कर लेते हैं, लेकिन ये सब केवल मानसिक अनुभव हैं। वे आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं। यदि कुछ लगातार बदल रहा है तो वो आपका वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। सच्चा स्व हमेशा स्थिर, शांत और अडोल रहता है। वो कभी थकता नहीं, कभी टूटता नहीं और कभी बदलता नहीं। विचारों का तूफान कितना भी ऊंचा उठ जाए, चेतना का ये आकाश हमेशा साफ और व्यापक बना रहता है। अध्याय ये भी बताता है कि जब हम अपने आप को विचारों से जोड़ लेते हैं, जैसे मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि दुख का बड़ा कारण यही है कि हम अपने अनुभवों को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये समझते हैं कि हम अनुभव नहीं हैं बल्कि उन अनुभवों के साक्षी हैं, मन का बोझ हल्का होने लगता है। अध्याय का एक मुख्य संदेश यह भी है कि सच्चा स्व किसी प्रयास से नहीं मिलता, वो तो हमेशा भीतर मौजूद है। उसे केवल पहचानना होता है। विचारों की परतें हटते ही वो स्वयं प्रकट होने लगता है। इस समझ से व्यक्ति के भीतर गहरी शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता का एहसास जन्म लेता है, जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता से उत्पन्न होता है। अध्याय 7। इस अध्याय में लेखक उस बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जिसे लगभग हर इंसान सच मानकर जीता है। अगर सोच ही दुख का कारण है तो हमें सोच को रोकना चाहिए, लेकिन यही सबसे गहरी समझ की जरूरत है। लेखक समझाते हैं कि सोचना एक स्वचालित प्रक्रिया है। यह हवा या मौसम की तरह प्राकृतिक है। जिस तरह आप हवा को रोक नहीं सकते, उसी तरह विचारों को जबरदस्ती रोकना असंभव है। जितना आप कोशिश करेंगे, विचार उतनी ही ताकत से लौटेंगे। यही कारण है कि ध्यान, योग या मानसिक अभ्यास में बहुत लोग संघर्ष करते हैं। वे सोच को बंद करने की कोशिश करते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि समस्या सोच में नहीं बल्कि सोच पर विश्वास करने में है। विचारों को रोकना लक्ष्य नहीं बल्कि उन्हें पकड़ना छोड़ना असली समाधान है। जब हम विचारों को सच मानना बंद करते हैं तो वे अपने प्राकृतिक प्रवाह में आते जाते रहते हैं और हमें परेशान नहीं करते। अध्याय ये भी बताता है कि इंसान गलत सोच को पहचानने के बजाय उससे लड़ने की कोशिश करता है। ये लड़ाई ही व्यक्ति को उलझन, चिंता और तनाव में डालती है। समाधान है अपने विचारों का दर्शक बनना, न कि उनका गुलाम। जब आप विचारों को थोड़ी दूरी से देखते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं और मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। लेखक कहते हैं कि हमें किसी तकनीक की जरूरत नहीं, न ही घंटों अभ्यास की। असली बदलाव समझ से आता है कि विचारों की प्रकृति क्षणिक है और हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। इस समझ के बाद सोच अपने आप धीमी हो जाती है और शांत, स्पष्ट मन उभरता है। अंत में अध्याय मुख्य संदेश देता है, सोच को रोकना नहीं है, सोच पर विश्वास करना छोड़ना है। जैसे ही हम ये समझ लेते हैं, मन सधी हुई लहरों की तरह शांत हो जाता है और भीतर से क्लैरिटी, शांति और गहरी स्वतंत्रता प्रकट होने लगती है। अध्याय 8। इस अध्याय में लेखक उपस्थित रहने की शक्ति, प्रेजेंस को जीवन के वास्तविक परिवर्तन का केंद्र बताते हैं। वे समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकांश तनाव, भ्रम और असंतोष इस बात से पैदा होता है कि वो या तो अतीत में रहता है या भविष्य में भागता रहता है। मन लगातार विचारों का शोर पैदा करता है और हम उस शोर को ही अपनी वास्तविकता मान लेते हैं। परंतु लेखक बताते हैं कि जैसे ही हम अपने ध्यान को इस क्षण वर्तमान पर लाते हैं,
मन की ये हलचल स्वतः शांत होने लगती है। अध्याय ये दर्शाता है कि वर्तमान क्षण में जीना किसी तकनीक या अभ्यास का नाम नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक अवस्था है जिसे मन का शोर ढक देता है। लेखक कहते हैं कि जब हम विचारों की धारा को पकड़ने के बजाय उसे आते जाते देखते हैं, तब हम अपने भीतर की गहरी शांति से जुड़ जाते हैं। ये वही शांति है जो तब महसूस होती है जब हम किसी सुंदर दृश्य में डूब जाते हैं, संगीत सुनते हैं या बिना किसी कारण के शांत बैठते हैं, क्योंकि उन क्षणों में मन स्वतः शांत होकर वर्तमान में टिक जाता है। अध्याय बताता है कि उपस्थित रहना हमें जीवन की वास्तविक स्पष्टता देता है। जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं तब निर्णय स्वाभाविक रूप से सही दिशा में होते हैं, भावनाएं अधिक बैलेंस्ड रहती हैं और हमारा भीतर का तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि कई बार विचार हमें बताते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, लेकिन जैसे ही हम वर्तमान में लौटते हैं वो चिंता अपना असर खो देती है, क्योंकि वर्तमान क्षण में कोई समस्या नहीं होती, समस्या केवल विचारों में होती है। अध्याय का अंतिम संदेश ये है कि वर्तमान में जीना कोई कठिन अभ्यास नहीं, बल्कि एक याद है। ये याद कि हमारी वास्तविक शक्ति, हमारी शांति और हमारा संतुलन हमेशा इसी क्षण में उपलब्ध है। जैसे ही हम उपस्थिति की इस शक्ति को पहचानते हैं, जीवन सहज, सरल और गहराई से संतोषजनक हो जाता है। अध्याय 9। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आंतरिक शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक अवस्था है जो हर व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन मन की आदतें, भय, अपेक्षाएं और प्रतिरोध इस शांति को ढक देते हैं। अध्याय की शुरुआत इस सरल सत्य से होती है कि हम तब दुखी नहीं होते जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, बल्कि तब दुखी होते हैं जब हमारा मन उस परिस्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसी मानसिक प्रतिरोध में पीड़ा जन्म लेती है। लेखक समझाते हैं कि स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि वास्तविकता को उसी रूप में देखने का साहस रखना है जो वह एक क्षण है। जब हम किसी चीज का विरोध करना छोड़ देते हैं, तब भीतर एक गहरी सहजता उत्पन्न होती है। स्वीकृति हमें निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि हमें स्पष्टता देती है कि आगे क्या कदम लेना है। संघर्ष हमेशा विचारों में होता है, वास्तविकता में नहीं। अध्याय ये भी बताता है कि शांति बाहरी दुनिया से नहीं आती। यदि हम इंतजार करें कि परिस्थितियां बदलें और तब शांति मिलेगी, तो हम हमेशा प्रतीक्षा करते रहेंगे। शांति तब आती है जब हम ये पहचान लेते हैं कि भावनाएं और विचार अस्थायी हैं और उन्हें रोकने या दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें आने दें, जाने दें, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। जब हम उनसे लड़ते नहीं तो वे स्वयं कमजोर पड़ जाते हैं और अंततः शांत हो जाते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि स्वीकृति हमें स्वयं के साथ अधिक दयालु बनाती है। हम इंसान हैं, इसलिए हम गलतियां करेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे और कभी कभी दुखी होंगे, लेकिन इन अनुभवों को स्वीकार करना ही आंतरिक उपचार की शुरुआत है। अध्याय का सार ये है कि आंतरिक शांति किसी तकनीक से नहीं, बल्कि प्रतिरोध छोड़ने और वास्तविकता को अपनाने से मिलती है। जब हम स्वीकार करते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 10। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है कि वो हर चीज को नियंत्रित कर सकता है। परिस्थितियां, भावनाएं, लोग, परिणाम, जीवन की दिशा। ये नियंत्रण की चाह शुरुआत में सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन धीरे धीरे यही हमें तनाव, डर, अधीरता और निराशा में ढकेल देती है। लेखक कहते हैं कि जीवन मूल रूप से अनिश्चित है और जब हम इस अनिश्चितता से लड़ने की कोशिश करते हैं, तब मन अशांत हो जाता है। अध्याय समझाता है कि नियंत्रण का प्रयास वास्तव में हमारी असुरक्षा से पैदा होता है। हम सोचते हैं कि यदि हम हर चीज को पकड़ कर रखें तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जितना हम कसकर पकड़ते हैं, उतनी ही अधिक बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि मन लगातार चौकन्ना रहता है। क्या सब ठीक है? कहीं कुछ बदल न जाए, कहीं कुछ गलत न हो जाए। इस निरंतर निगरानी से मन थक जाता है। लेखक बताते हैं कि शांति तभी आती है जब हम ये समझ लेते हैं कि जीवन का अधिकांश हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं है और ये कोई खतरा नहीं, बल्कि एक गहरी स्वतंत्रता का द्वार है। जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं, हम भय से नहीं, बल्कि विश्वास से जीना शुरू करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास करना बंद कर दें, इसका अर्थ केवल ये है कि हम परिणामों को मजबूर करना छोड़ दें। प्रयास हमारा है, लेकिन परिणाम जीवन का है। अध्याय एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। नियंत्रण छोड़ने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि प्रवाह में रहना है। जब हम जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वो अनफोल्डिंग है, तब निर्णय अधिक स्पष्ट, क्रियाएं अधिक सहज और मन अधिक शांत हो जाता है। हम समस्याओं को कम नहीं करते, बल्कि हमारे भीतर अनावश्यक मानसिक प्रतिरोध खत्म हो जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि असली स्वतंत्रता पकड़ने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में है। जितना हम नियंत्रण छोड़ते हैं, उतना ही जीवन स्वाभाविक रूप से सरल और शांत हो जाता है।
अध्याय 11। इस अध्याय में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण मानसिक जाल को उजागर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लेट गो करना यानी अपने मन से किसी दर्द, याद, डर या गुस्से को जबरदस्ती निकाल देना, लेकिन असल सच बिल्कुल अलग है। इंसान के पास वास्तव में विचारों को फेंक देने की कोई शक्ति नहीं होती। जितनी कोशिश हम करते हैं किसी विचार को हटाने की, वो उतना ही मजबूत होकर वापस आता है। यही कारण है कि कई लोग सालों तक दर्द, जलन या तकलीफ से जूझते रहते हैं, क्योंकि वो लेटिंग गो को एक करने वाली प्रक्रिया समझ लेते हैं, जबकि ये स्वाभाविक रूप से अपने आप होने वाला एक अनुभव है। लेखक समझाते हैं कि दिमाग की प्रकृति ऐसी है कि वो हर विचार को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता। विचार अपने समय पर आते और जाते हैं। परेशानी तब पैदा होती है जब हम किसी विचार या भावना से लड़ना शुरू कर देते हैं। हम उसे गलत साबित करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं। ये संघर्ष ही दुख को बढ़ाता है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों की ही उपज हैं, तो तब भी साफ हो जाता है कि जैसे ही विचार बदलेंगे, हमारा एहसास भी बदल जाएगा। इसलिए लेटिंग गो कोई तकनीक नहीं, बल्कि ना समझने की गलतफहमी दूर होने का एक परिणाम है। अध्याय ये भी बताता है कि इंसान स्वाभाविक रूप से हीलिंग की क्षमता रखता है। जैसे शरीर खुद ब खुद घावों को भर लेता है, मन भी वैसा ही है। यदि हम उस पर दबाव डालना बंद कर दें और विचारों को बहने दें, तो मन स्वयं हल्का होना शुरू हो जाता है। इसलिए लेटिंग गो का असली मतलब है अंदर की लड़ाई छोड़ देना, विचारों को जैसा है वैसा देखने देना और उन पर भरोसा रखना कि वो खुद ही शांत होकर गुजर जाएंगे। अंत में लेखक बताते हैं कि जब समझ गहरी होती है तो लेटिंग गो कोई प्रयास नहीं रहता, वो बस होता है, सहज रूप से, बिना किसी जबरदस्ती या तकनीक के। अध्याय 12। इस अध्याय में लेखक एक गहरी मानसिक गलत धारणा को उजागर करते हैं। हम मानते हैं कि जीवन तभी ठीक चलेगा जब हम हर चीज को नियंत्रित कर पाएंगे। हम स्थितियों को, लोगों को, परिणामों को, यहाँ तक कि अपनी भावनाओं और विचारों को भी नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि जितनी ज्यादा कोशिश हम नियंत्रण पाने की करते हैं, उतनी ही ज्यादा चिंता, डर और तनाव पैदा होता है। ये नियंत्रण का भ्रम ही व्यक्ति को अंदर से बेचैन और अस्थिर बनाता है। मनुष्य ये मान बैठता है कि वो अपने विचारों को नियंत्रित करके ही सही निर्णय ले सकता है, सुरक्षित रह सकता है या मनचाहा भविष्य बना सकता है। लेकिन अध्याय समझाता है कि विचार हमेशा अनिश्चित, स्वतः उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की तरह हैं। उन्हें रोकना, पकड़ना या दिशा देना संभव नहीं। विचार आने वाले मौसम की तरह हैं, वो रुकते नहीं, बस गुजरते हैं। जब हम इस प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम मन की भारी पकड़ से मुक्त होने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता नियंत्रण में नहीं, बल्कि अनियंत्रण को स्वीकार करने में है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि जीवन की बहुत सी चीजें उसकी पहुंच से बाहर हैं, जैसे दूसरों का व्यवहार, भविष्य की परिस्थितियां या दुनिया की घटनाएं, तब वो सहजता से जीना सीखता है। ये स्वीकार्यता उसे नकारात्मक भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें गुजरने देने की क्षमता देती है। अध्याय ये भी बताता है कि मन की क्लैरिटी तब आती है जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं। जब हम जीवन को उसके प्राकृतिक रिदम में चलने देते हैं, तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, भावनाएं शांत होती है और अंदर एक हल्कापन जन्म लेता है। इस स्थिति में किया गया हर कदम अधिक बुद्धिमत्ता, सहजता और शांति से भरा होता है। अंततः अध्याय कहता है कि असली आजादी तब मिलती है जब हम समझ जाते हैं कि नियंत्रण की जरूरत ही एक भ्रम है, और जब यह भ्रम टूटता है, तभी मन गहरी शांति और सहजता का अनुभव करता है। अध्याय 13। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मनुष्य की अधिकांश पीड़ा अतीत और भविष्य की मानसिक यात्राओं से पैदा होती है। हमारा दिमाग लगातार यादों, पछतावों, पुराने घावों या भविष्य की चिंताओं, कल्पनाओं और डर के बीच झूलता रहता है। परिणाम, मन कभी पूरी तरह शांत और स्थिर नहीं हो पाता। लेखक कहते हैं कि इंसान का असली सुख, शांति और समझ वर्तमान क्षण में ही मिल सकती है, क्योंकि यही एकमात्र जगह है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है। लेकिन मन की आदतें इतनी मजबूत होती हैं कि व्यक्ति वर्तमान को छोड़कर कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता है। अध्याय समझाता है कि प्रेजेंस कोई नई क्षमता नहीं है, ये हमारी असली अवस्था है। बस विचारों और मानसिक शोर के कारण हम उससे कट जाते हैं। जब हम वर्तमान की ओर लौटते हैं, भले ही कुछ सेकंड के लिए, तो मन में एक हल्कापन उभरता है। ये हल्कापन किसी तकनीक या प्रयास से नहीं आता, बल्कि इस समझ से आता है कि विचारों की दुनिया वास्तविकता नहीं है, वह तो सिर्फ क्षणिक मानसिक गतिविधि है। लेखक बताते हैं कि प्रेजेंस का मतलब है अभी के क्षण में पूरी तरह जमे रहना, विचारों को गुजरते हुए देखना, उनसे चिपकना नहीं, परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकारना और किसी भी क्षण को बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश ना करना।
जब व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीना शुरू करता है तो उसके अंदर क्लैरिटी और इंसाइट बढ़ने लगती है। छोटे छोटे फैसले भी सरल लगने लगते हैं क्योंकि मन शोर से मुक्त होने लगता है। चिंता, गुस्सा, अपराध बोध और असुरक्षा कम होने लगती हैं क्योंकि ये सभी विचार प्रधान भावनाएं हैं जो या तो अतीत से आती हैं या भविष्य की कल्पनाओं से। अध्याय ये भी कहता है कि प्रेजेंस किसी कठोर अभ्यास से नहीं आती। ये समझकर कि विचारों की दुनिया हमें सिर्फ ले जाती है, हम धीरे धीरे अपने आप वर्तमान में लौटने लगते हैं। और यही लौटना हमें शांत, स्पष्ट तथा गहराई से जीवित महसूस कराता है। अंततः लेखक बताते हैं कि जब व्यक्ति उपस्थिति में जीने लगता है तो जीवन में सुंदरता, सरलता और संतुलन स्वतः प्रकट होने लगते हैं क्योंकि वर्तमान क्षण ही असली स्वतंत्रता का घर है। अध्याय 14। इस अध्याय में लेखक बहुत सरल लेकिन गहरी बात समझाते हैं। बुद्धिमती यानी विजडम कोई जानकारी, किताबों का ज्ञान या दुनिया का अनुभव इकट्ठा करने से नहीं आती। असली विजडम भीतर से जन्म लेती है जब मन शांत, स्पष्ट और विचारों के बोझ से मुक्त होता है। हम अक्सर समझ लेते हैं कि अधिक सोचना, विश्लेषण करना और हर स्थिति को दिमाग से तोड़ फोड़ कर देखना ही समझदारी है, लेकिन लेखक बताते हैं कि ये पैटर्न वास्तव में उलझने बढ़ाता है। जब मन लगातार विचारों से भरा हो, चाहे वे चिंता वाले हों, डर वाले हों या भविष्य की योजनाओं वाले, तब क्लैरिटी गायब हो जाती है। उस स्थिति में लिए गए फैसले अक्सर जल्दबाजी, भ्रम या भावनात्मक दबाव से प्रभावित होते हैं। लेखक कहते हैं कि विजडम तब प्रकट होती है जब विचार थोड़े शांत होते हैं, मन की लहरें स्वाभाविक रूप से थमती हैं और भीतर एक शांत स्थान उभरता है। ये शांत स्थान हर इंसान के भीतर मौजूद है, लेकिन सामान्यतः हम उसे सुन ही नहीं पाते क्योंकि विचारों का शोर बहुत ऊंचा होता है। अध्याय ये भी बताता है कि विजडम प्रयास से नहीं आती। आप जबरदस्ती बुद्धिमान नहीं बन सकते। जैसे पानी का तल तभी दिखाई देता है जब उसकी सतह शांत हो, वैसे ही जीवन की समझ तब दिखाई देती है जब मन स्थिर और साफ हो। ये स्थिरता किसी ध्यान तकनीक, मजबूरी या अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि ये समझ का परिणाम है कि विचार अस्थायी हैं और उन पर भरोसा करना हमेशा आवश्यक नहीं। लेखक समझाते हैं कि जब हम सच में मन की प्रकृति समझ लेते हैं तो क्लैरिटी अपने आप आती है। सही रास्ते, सही शब्द, सही निर्णय सब नेचुरली उभरते हैं, बिना दिमाग को जोर देकर काम करवाए। अंत में अध्याय ये संदेश देता है कि असली विजडम भीतर की शांति से उपजने वाली सहज समझ है। जब हम विचारों की उलझनों से ऊपर उठते हैं तो जीवन स्वयं हमें बताता है कि आगे क्या करना है, और यही क्षण बुद्धिमती का असली जन्मस्थान है। अध्याय 15। इस अध्याय में लेखक ये विचार सामने रखते हैं कि जीवन में सबसे गहरी शांति, सबसे सही निर्णय और सबसे प्राकृतिक खुशी तब उभरती है जब हम अनावश्यक मानसिक प्रयास यानी मेंटल एफर्ट करना छोड़ देते हैं। इंसान को हमेशा ये सिखाया गया है कि हर समस्या को सोचकर, योजनाएं बनाकर, जबरदस्ती ध्यान लगाकर या लगातार संघर्ष करके ही हल किया जा सकता है। लेकिन लेखक बताते हैं कि यही अत्यधिक प्रयास हमें मानसिक रूप से थका देता है और क्लैरिटी को छीन लेता है। एफर्टलेस लिविंग का मतलब आलस या भागना नहीं, इसका असली अर्थ है जीवन के साथ बहना, बजाय इसके कि उसे हर पल नियंत्रित करने या बदलने की कोशिश करें। जब मन शांत होता है और विचारों का दबाव कम होता है तो हमारी प्राकृतिक बुद्धिमती एक्टिव हो जाती है। उसी अवस्था में निर्णय सहज बनते हैं, काम हल्के लगते हैं और भावनाएं स्थिर रहती हैं। लेखक एक प्राकृतिक उदाहरण देते हैं। जैसे नदी का पानी अपना रास्ता बिना किसी संघर्ष के ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारा मन भी अपने हल, अपने उत्तर और अपने दिशा निर्देश खुद ढूंढ लेता है अगर हम उस पर अतिरिक्त दबाव ना डालें। जब हम जीवन को जोर से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उस स्वाभाविक प्रवाह को रोक देते हैं जहां से क्लैरिटी और इंसाइट आती है। अध्याय ये भी समझाता है कि एफर्ट केवल तब पैदा होता है जब हम वास्तविकता से लड़ रहे होते हैं, जब हम किसी स्थिति को वैसी स्वीकार नहीं कर पा रहे होते जैसी वह है। जैसे ही स्वीकार्यता आती है, मन हल्का होता है और प्रयास करने की जगह करना अपने आप होने लगता है। ये स्थिति अवसाद, चिंता, तनाव और ओवरथिंकिंग को धीरे धीरे कम करती है। अंत में लेखक बताते हैं कि एफर्टलेस वे कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक समझ का परिणाम है। जब इंसान ये समझ लेता है कि मन की स्वाभाविक अवस्था ही शांति है, तब वह जीवन को सहजता से जीने लगता है। डिसीजन स्पष्ट होते हैं, रिश्ते सहज होते हैं और हर कदम में एक आराम, एक फ्लो और एक गहरे संतुलन की अनुभूति होती है।
अध्याय 16। इस अध्याय में लेखक जीवन को एक खेल या नाटक के रूप में देखने का खूबसूरत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य जिस गंभीरता, तनाव और भारीपन के साथ जीवन जीता है, वो उसके अपने विचारों की वजह से पैदा हुआ भ्रम है। वास्तविक जीवन उतना कठोर या भारी नहीं होता जितना हम उसे बना लेते हैं। हम ही अपने विचारों, डर, अपेक्षाओं और कल्पनाओं के कारण अनुभवों को बोझ बना देते हैं। लेखक समझाते हैं कि जीवन एक निरंतर बहने वाली प्रक्रिया है, हर पल बदलती हुई, हर क्षण नई। लेकिन जब हम किसी परिणाम से चिपक जाते हैं, किसी भूमिका में बंध जाते हैं या खुद को एक कड़े स्वरूप में परिभाषित कर लेते हैं, तो हम इस प्रवाह को रोक देते हैं। इसी रुकावट से दुख, तनाव और संघर्ष जन्म लेता है। यदि हम जीवन को एक खेल की तरह देखें जहां जीत हार दोनों अस्थायी हैं, तो मन हल्का हो जाता है। अध्याय का एक गहरा संदेश ये है कि हम जीवन की घटनाओं को बहुत व्यक्तिगत यानी पर्सनल बना लेते हैं। यदि कोई स्थिति वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, तो हम तुरंत उसे अपनी कीमत, अपनी पहचान या अपनी योग्यता से जोड़ लेते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि जीवन कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता, वो बस अनफोल्ड होता है, बिल्कुल मौसम की तरह। जब ये समझ गहरी होती है कि हर घटना सिर्फ एक अनुभव है, कोई सच्ची परिभाषा नहीं, तब व्यक्ति सहजता से प्रतिक्रिया देने लगता है, लड़ाई कम करता है और जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक हल्केपन से स्वीकारता है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान जीवन को खेल की तरह जीना शुरू कर देता है, जिज्ञासा, खुलापन और लचीलेपन के साथ, तब वो हर स्थिति से सीखने लगता है, बजाय इसके कि उससे डरकर सिमट जाए। इस दृष्टि से जीना उसे ज्यादा स्वतंत्र, रचनात्मक और शांत बनाता है। अंत में अध्याय इस बात पर जोर देता है कि जीवन खेल है और हमें इसे खेलने के लिए बनाया गया है, परेशान होने के लिए नहीं। जब हम विचारों की गंभीरता छोड़ देते हैं, तो जीवन सुंदर, हल्का और आनंदमय महसूस होने लगता है। अध्याय 17। इस अंतिम अध्याय में लेखक मनुष्य की असली प्रकृति, ट्रू नेचर को उजागर करते हैं और बताते हैं कि हमारी सारी मानसिक उलझनें, दुख और भ्रम इसलिए हैं क्योंकि हम अपने विचारों को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें मैं कहकर पकड़ लेते हैं। इसी पकड़ से डर, गुस्सा, चिंता, असुरक्षा और स्पष्टता की कमी पैदा होती है। लेखक बताते हैं कि जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो अपने विचार नहीं है, बल्कि विचारों का दर्शक, साक्षी और जागरूक उपस्थिति है, तब उसके जीवन में एक गहरी जागृति शुरू होती है। अध्याय समझाता है कि हमारी असली प्रकृति शांत, संतुलित और स्वाभाविक रूप से पूर्ण है। ये प्रकृति किसी प्रयास से नहीं मिलती, ये पहले से मौजूद है। विचारों का शोर उसे ढक देता है और जैसे ही विचार शांत होते हैं या हम उनसे अलग होना सीखते हैं, ये शांत मूल स्वभाव उभरने लगता है। ये वैसा ही है जैसे बादलों के हटते ही आकाश का अपना नीलापन दिखाई देने लगे। आकाश हमेशा था, बस ढका हुआ था। लेखक बताते हैं कि अवेकनिंग का मतलब कोई विशेष अनुभव, ध्यान की गहराई या चमत्कारिक अवस्था नहीं है। ये केवल ये जानना है कि विचारों का उतार चढ़ाव आपका सच नहीं है। जब ये समझ आती है तो जीवन हल्का हो जाता है, क्योंकि हम चीजों को व्यक्तिगत लेना छोड़ देते हैं। हर भावना को मेरा दर्द या मेरी समस्या कहना बंद कर देते हैं। वो सिर्फ गुजरती हुई मानसिक घटनाएं बन जाती हैं। इस समझ से एक नई स्वतंत्रता उत्पन्न होती है। भावनाएं आती हैं लेकिन पकड़ती नहीं, स्थितियां बदलती हैं लेकिन भीतर की स्थिरता बनी रहती है। व्यक्ति ज्यादा शांत, सरल, सहज और प्रेमपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसका मन अब विचारों के उतार चढ़ाव से संचालित नहीं होता। अध्याय अंत में यह स्पष्ट करता है कि जब हम अपनी ट्रू नेचर, शांत, जागरूक, स्वतंत्र उपस्थिति को पहचान लेते हैं, तभी जीवन का असली आनंद, सही बुद्धिमानी और गहरी संतुलन की अनुभूति शुरू होती है। यही जागृति का सार है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं और नई किताब के साथ।